जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी। और मैं आपका प्रिय मित्र के कुमावत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण खुशी की बात है कि एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है जिसका नाम आपका कौन सा, यानी पशु परिचर। कौन सी मित्रों? यानी आपकी पशु परिचर की आपकी वैकेंसी आ चुकी है और काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है। और इसमें बात करें मित्रों अपन कि गैर अनुसूचित क्षेत्र, कौन से आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र, इसके लिए आपके पद निकले मित्रों कितने? यानी 5281 पद। कितने? यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपके 5281 पद निकले हैं। और इसी में आपके अनुसूचित वाले क्षेत्र में यह निकले मित्रों आपके कितने? 653। कितने? 653 पद निकले हैं। और टोटल मिला के इसमें आपके पशुचर वाले वैकेंसी में कुल पद आपके कितने? 5934। कितने हैं? 5934। अब यहाँ से अपन और बातें करेंगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रहने वाली है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या योग्यता चाहिए, तो वो आगे अपने मित्रों बात करते हैं। और माय डियर, यहाँ से आप जो फॉर्म फिल करोगे वो आपकी आरएसएसबी राजस्थान गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपकी जो एसएसओ आईडी है उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जिसके बाद आप कोई सा फॉर्म भरो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका प्रत्येक फॉर्म है वो इसी फीस के अंदर आपका भरा जाएगा। अब यहाँ से अपन आगे और देखें। और यदि मित्रों आप अगर एसएसओ आईडी से वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो इसमें आपके कुछ शुल्क दिया हुआ। क्या दिया हुआ? कुछ शुल्क दिया हुआ। और शुल्क की बात करें यहाँ से अपन कि सामान्य वर्ग व क्रीमिलेयर श्रेणी के यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन है तो आपके कितने? यानी 600 रुपये मित्रों। कितने? 600 रुपये आपके वन टाइम पासवर्ड यानी रजिस्ट्रेशन के लगेंगे। और उसके अलावा बात करें कि नॉन क्रिमिनल श्रेणी या आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, कौन सा? अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। और इसके लिए आपके जो आवेदन के लिए आपके रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस लगेगी वो आपकी 400 रुपये। कितनी? 400 रुपये। और समस्त जो दिव्यांगजन है उनके आवेदन के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन होगा आपको एसएसओ आईडी पे वो वन टाइम वाला यानी आपका 400 रुपये। कितने रुपए का? 400 रुपये का। यानी यहाँ से अपन ने बात कर ली छोटी छोटी कि जब आप एसएसओ आईडी से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसमें आपके सामान्य वर्ग व क्रीमिलेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन है तो आपको 600 रुपये का। और उसके अलावा आपके नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदन हो तो आपको 400 रुपये। और यहीं से आपके दिव्यांगजन है तो आपको कितने? यानी 400 रुपये का वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जो आपकी एसएसओ आईडी के माध्यम से होगा। यहाँ से माय डियर अपन आयु की बात करें कि आपकी आयु का किस प्रकार क्या एवरेज रहेगा इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ से अपन सबसे पहले बात करेंगे जो आपकी आयु रहेगी मित्रों इसमें, यानी आवेदक जो भी आवेदन करना चाहता है उसकी आयु 1 जनवरी 2024 को 28 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। यानी आप 1 जनवरी 2024 तक, यानी 1 जनवरी 2024 को आप 18 साल के हो जाने चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा 18 साल से लेके ये आपकी जो फॉर्म भरने की एज आपकी कितनी, यानी अधिकतम आपकी कितनी हो सकती है मित्रों? यानी 40 वर्ष। कितना? 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 18 से लेके आप 40 तक का ये आपका मामला यानी फॉर्म फिल कर सकते हो। अब यहीं से अपन बात करें कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको क्या है यानी आयु सीमा में छूट है और वह किस प्रकार है। जैसे आप यहाँ से अपन बात करें सबसे पहले यानी आपकी कौन सी, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी है, इस मामले में आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है। यानी आप 45 तक अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो, 5 वर्ष की छूट है। अब बात करें कि सामान्य वर्ग की महिलाएं, कितने? सामान्य वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थियों के मामले में यानी इनके भी 5 वर्ष की छूट है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की छूट है। और इसके अलावा बात करें कि आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों और राजस्थान की मूल निवासी है,
इनको आपके 10 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कितने वर्ष? 10 वर्ष की छूट दी गई। यानी जो आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आपके अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी है, यह आपकी 10 वर्ष की छूट यानी कितनी हो गई? 50 वर्ष। कितने वर्ष हो गए भाई? आपकी 50 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और यही से ऊपर अपने देखा कि आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो पुरुष अभ्यर्थी है, इनके आपके जो राजस्थान के मूल निवासी है, इनको आपके कितने? 5 वर्ष की छूट दी गई है। ओके, तो इस प्रकार अपन ने आयु की बात कर ली है कि सामान्यतः आपके 18 से लेकर 40 तक, लेकिन विशेष परिस्थिति में बहुत बार आपकी कितनी यानी 45 भी हो जाती है और 50 भी हो जाती है। ओके, अब यहीं से बात करें कि मित्रों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका एग्जाम कब होगा इस परीक्षा का, यानी इस परीक्षा का, यानी आपका पशु परिचर परीक्षा का जो मित्रों आपका एग्जाम होगा। क्या एग्जाम? वो एग्जाम का माह और दिनांक आपके बताई गई है और नोटिफिकेशन के अनुसार आपकी जो पशु परीक्षक जो ये भर्ती होगी, एग्जाम होगा, वो आपका संभावित बताया गया मित्रों कि आपका जो ये अप्रैल से जून 2024, अप्रैल से जून के मध्य आपका एग्जाम हो जाएगा। और इसकी जानकारी आपके जो एग्जाम सेंटर है वो आपको जानकारी अवगत करवा दी जाएगी। ठीक है, और इससे संबंधित और जानकारी अगर आपको बीच में चाहिए तो आपको जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पर आपको समय समय पर चेक करते रहना। अब यहाँ से बात करें कि आपका जो प्रवेश पत्र है मित्रों, जब आप फॉर्म भरवाने जाओ, क्या भरवाने जाओ? फॉर्म भरवाने, तो किसी और के भरोसे फॉर्म भरवाने मत भेजना, क्योंकि बहुत बार गलतियाँ हो जाती है। आपके जो मोबाइल नंबर है जिस पे आपके मैसेज आने हैं, जो SSO ID के मोबाइल नंबर, बहुत बार वो क्या मिस प्रिंट आप गलत दे देते हो, और उस कंडीशन में जब आपका एडमिट कार्ड निकलवाते हो, बाकी अगली प्रोसेस करते हो, उस समय आपकी दिक्कतें आती है। तो प्रयास यही करना मित्रों कि आप स्वयं जाके क्या करो? फॉर्म भरवा के आओ। और ये अभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है मित्रों, क्योंकि अभी फिलहाल आपकी कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसकी आप तैयारी कर सको। तो ये वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका एकदम बेसिक सा जो आपका सिलेबस होता है वो सिलेबस है। अब यहीं से बात करें कि आपका जो प्रवेश पत्र रहेगा वो आपकी ईमेल आईडी और जो आपके मोबाइल नंबर है वो एकदम राइट वाले देने हैं, बाकी आपको SSO ID पे आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ओके मित्रों, अब यहाँ से अपन आगे बात करते हैं। अब यहीं से माय डियर एग्जाम स्कीम की बात कर लेते हैं कि आपका पशु परिचर में जो सिलेबस रहने वाला है वो किस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों आपके लिए और बहुत बेसिक सा सिलेबस है। और इसमें अपन बात करें कि भाग ए कौन सा, यानी एक तो आपका भाग ए और भाग ब, दो भाग आएंगे मित्रों आपके। कितने? भाग ए और भाग ब। और यहीं से बात करें मित्रों कि भाग ए के अंदर कुल प्रश्नों की आपके संख्या होगी 105। कितनी होगी? यानी कुल प्रश्नों की संख्या 105 होगी और कुल अंक होंगे आपके 105। यानी भाग ए के अंदर कुल प्रश्नों की संख्या 105 और कुल अंक 105, यानी एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। और यहीं से अपन बात करें कि जो भाग ब होगा उसमें आपके क्वेश्चनों की संख्या होगी 45। कितनी? यानी 45 होगी और इसमें आपके जो कुल अंक होंगे वो आपके 45, यानी 45 अंक और 45 क्वेश्चन। ओके मित्रों, यानी भाग ए और भाग ब कुल जो आपके प्रश्न आएंगे उनकी संख्या है 150। कितने? यानी 150 मित्रों आपके कुल प्रश्न आएंगे। और बात करें कि आपका जो कुल पूर्णांक होगा, कुल अंक होंगे वो भी आपको कितने? 150 अंक, यानी एक प्रश्न आपके 1 अंक का होगा। और यहीं से बात करें कि आपको जो समय सीमा मिलेगी एग्जाम के अंदर वो पूरे आपके कितने घंटे? यानी मित्रों आपके 3 घंटे मिलेंगे। कितने घंटे? आपको 3 घंटे मिलेंगे। और यहीं से अपन बात करें कि आपका जो ये एग्ज़ाम होगा ये बहुविकल्प है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पे होगा। और इसमें अपन बात करें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ए ब स द इनके रूप में आएगा। और स्पेशल बात, और आजकल एग्जाम में ऐसा ट्रेंड चल गया मित्रों कि आपका जो कंपटीशन वाला एग्जाम होता है इसमें ई ऑप्शन और आने लग गया, जिसमें यदि आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं करते हो तो आपको ई वाला ऑप्शन भरना होगा, वरना आपका जो क्वेश्चन है वो गलत या रॉन्ग मान लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करें अपन कि आपके जो बहुविकल्पीय वाले प्रश्न होंगे उनकी संख्या कुल आपके 150। कितनी होगी? 150 प्रश्न होगी। और यहीं से बात करें कि अधिकतम अंक होंगे आपके 150। और यहीं से बात करें कि प्रत्येक
सही उत्तर के लिए अधिकतम आपको 1 अंक दिया जाएगा, यानी जब आप एक प्रश्न का राइट आंसर दोगे तो उसको आपका 1 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? 1 नंबर। जबकि बात करें कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 भाग यानी 1/4 अंक काटा जाएगा। कितना? 1/4 अंक काटा जाएगा। इसका मतलब आपके क्या हो गया कि यदि जब आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे, कितना? 4 क्वेश्चन गलत करोगे, तब आपका जो एक क्वेश्चन राइट है वो भी गलत मान लिया जाएगा। यानी 4 के साथ आपका 1 गलत यानी 5 है ना। यानी जब आप 4 क्वेश्चन, कितने? 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे, उस समय आपका एक जो राइट क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाएगा। यानी आपकी माइनस मार्किंग कितनी है? 1/4 आपकी माइनस मार्किंग है। और इसकी एक और स्पेशल बात मित्रों, इस प्रश्न पत्र में आपको न्यूनतम इस प्रश्न पत्र में आपको 40% अंक लाने हैं। कितने लाने हैं? 40% अंक तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आप इससे कम लेके आ रहे हो तो आप क्या नहीं होगे, इस एग्ज़ाम के आपका जो मार्कशीट है वो जचने के एलिजिबल, यानी उसके एलिजिबल नहीं होगी। यानी न्यूनतम आपके कितने? 40% अंक लाना अनिवार्य है। अब यहीं से बात करें कि आपका इसका जो लेवल होगा, एग्ज़ाम का स्तर होगा, वो कहाँ तक जाएगा आपका अधिकतम? वो जाएगा मित्रों आपका सेकेंडरी तक। कौन से तक? सेकेंडरी तक। यानी आपकी जो 10वीं क्लास होती है बच्चों की, वहाँ तक आपका लेवल जाएगा मित्रों, है ना। तो आपका लेवल बना के रखना आपको, जैसे मैथ है, साइंस है, तो 10वीं तक की जितने भी किताबें हैं उनको आपको कंप्लीट करना। उसके अलावा जीके का पोर्शन है, उसमें आपको जो नया अपडेट चल रहा है, और पॉसिबल है कि क्या पता पूछ ले ये वाला, वरना भी आरएस वगैरह में ऐसा पूछा नहीं गया। तो बाकी इनसे भी अपन रूबरू होते रहेंगे और समय समय पर अपन क्लास से डालते इसकी रहेंगे। ओके मित्र, अब यहीं से बात करें कि इसमें किस किस प्रकार कितना कितना वेटेज रहेगा, उसकी बात करते हैं। तो माय डियर, यहाँ से अपन बात करें कि भारांक किस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर दिया गया मित्रों कि जो भारांक रहेगा वो 70% आपके भाग ए का रहेगा। किसका? 70% भाग ए का रहेगा। और इस 70% में आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल, वो आपके 150 प्रश्न में से 105 प्रश्न पूछे जाएंगे। 105 प्रश्न पूछे जाएंगे और 105 प्रश्न आपके 105 अंक के होंगे। अब यहाँ से बात करें कि विशेष संदर्भ में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे सिलेबस में, तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला भाग ए का, जो आपका 70% 105 प्रश्न लाएगा। और बात करें मित्रों कि आपके सिलेक्शन में अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हो तो सबसे महत्वपूर्ण अहम भूमिका आपका यही अदा कर देगा कि ये 70% आपका सिलेक्शन करवा देगा। अब यहीं से बात करें कि सबसे पहले सिलेबस में भाग है में, तो आपका राजस्थान का जो जीके है, कौन सा मित्रों? राजस्थान का जीके, इसे विशेष तौर से आपको अच्छा तैयार करना, अच्छा खासा। और ये आपका माध्यमिक स्तर तक, कौन से स्तर तक? यानी 10वीं क्लास की कक्षा तक की जो भी किताबें चलती है आपकी सामान्य ज्ञान वाली, उनका लेवल आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। और बाकी वो आपकी जो अपनी नैया है वो पार लगवा देंगे। उसके अलावा बात करें मित्रों इसमें आपके कि दैनिक विज्ञान, कौन सा? दैनिक विज्ञान। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप विज्ञान के वैसा बड़े बड़े फॉर्मूलों में जाके उनको रटने लग जाओ, ऐसा कतई नहीं करना। आपको क्या करना, जो सामान्य साइंस आता है वो रीडिंग करना मित्रों, अच्छे से पढ़ना है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी जो लुसेंट की बुक आती है, कौन सी? लुसेंट की बुक, उसका जो आपका साइंस आता है वो आपके लिए सफिशिएंट है, इसके लिए मतलब पर्याप्त आपके, कौन सी? यानी पशुचर भर्ती के लिए। अब यहीं से बात करें कि मैथ, और मैथ आपकी कोई से भी गाइड उठा लेना में, तो कौन सी? कोई से भी गाइड उठा लेना। और उसका जो आपका बेसिक मैथ है, कौन सा? बेसिक मैथ है, वो आपको कंप्लीट आना चाहिए। जैसे आपके लाभ हानि प्रतिशत, इसके अलावा अनुपात समानुपात, जो भी आपके बेसिक टॉपिक है वो आप एक बार कंप्लीट कर लेना। और आपकी जो बेसिक मैथ है उसको आप अच्छे से कर लेना, बाकी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से बात करें कि सामाजिक अध्ययन, कौन सा? इसमें आपका एक पूछा जाएगा सामाजिक अध्ययन, यानी जो आपके कक्षा 6 से लेके 10वीं तक की जो किताबें चलती है उसमें एक किताब चलती है सामाजिक अध्ययन। उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, यानी रेगुलर रूप से आपको स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना पड़ेगा। अब यहाँ से बात करें कि आपका राजस्थान का भूगोल, किसका? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात मित्रों कौन सी आपकी, यानी आपको इसमें करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा। यानी कंप्लीट आपका राजस्थान जीके है मित्रों, कौन सा? कंप्लीट आपका राजस्थान जीके। तो इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार करोगे तो आपका पेपर निकलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण आपका योगदान दे देगा। और यहीं से अपन बात करें माय डियर कि आपका जो भाग ब है, कौन सा? भाग ब, इसका जो आपका भारांक रहेगा वो 30% रहेगा। कितने परसेंट? 30%। और इसमें आपके टोटल
45, यानी आपके 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके ये 45 अंक का रहने वाला। कितने अंक का? 45 अंक का रहने वाला, यानी आपका प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का? 1 अंक का। अब यहीं से बात करें मित्रों, इन 45 प्रश्नों में आपका क्या आएगा, यानी इसमें यही आएगा कि आप किस प्रकार पशुपालन करेंगे। यानी आपको नौकरी दे देगी सरकार, लेकिन आप किस प्रकार पशुपालन करेंगे। क्या आपको पशुपालन करना आता कि नहीं आता है? और नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद में आपको क्या दी जाएगी? जॉब दी जाएगी। यानी इसमें बात करें कि आपके महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, तो आपको इन्हीं बिंदुओं पर फोकस करना है। जैसे सबसे पहले बात करें अपन कि पशुपालन से संबंधित, किससे? पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, यानी राजस्थान में पशुओं की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है। इसके अलावा बात करें कि कृत्रिम गर्भाधान कौन सा, यानी आपके जो कृत्रिम गर्भाधान जो पशुओं में करवाई जाता है, जो पिचकारी के माध्यम से आपके गर्भाधान करवाया जाता है, वो कौन सी प्रोसेस है, वो आपको कंप्लीट आनी चाहिए। उसके अलावा आपका बंधियाकरण कौन सा? बंधियाकरण यानी किस कंडीशन में आपके जो पशु है वो आपके क्या नहीं देंगे, यानी प्रजनन कार्य नहीं करेंगे। उसके अलावा संकर प्रजनन कौन सा? संकर प्रजनन किस प्रकार करवाया जाएगा, यानी एक अलग नस्ल से दूसरी अलग नस्ल में किस प्रकार आपके प्रजनन कार्य करवाया जाएगा। और आपका दुग्ध दोहन, यानी आप किस प्रकार जो गाय भैंस होते हैं उनका दुग्ध निकाल सकते हो, और किस प्रकार कौन कौन सी विधियों से आपको दुग्ध दोहना चाहिए, ये सारी विधि आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें मित्रों कि स्वच्छ दूध का उत्पादन आप किस प्रकार कर सकते हो, यानी गाय भैंस होती है आपके घर में, बकरी होती है, जो मुर्गियाँ होती है, कुछ भी कोई सा भी जानवर होता है, कोई सा पशु होता है, तो उसको आप किस प्रकार से उसका खान पान रखोगे ताकि आप उससे जब भी कुछ प्रोडक्ट प्राप्त करो तो किस प्रकार आपको शुद्धता से वो आपको प्राप्त हो सके। यानी आपके घर में जो भी गाय भैंस है, यदि आप उसका पशुपालन कर रहे हो तो किस प्रकार का आपको उसको चारा डालना चाहिए, जिससे आपकी क्या पर्याप्त तरीके से आप उससे क्या प्राप्त कर सको, दूध वगैरह प्राप्त कर सको। अब यहीं से बात करें कि आपका पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, यानी आप मुर्गी पालन किस प्रकार करोगे, मुर्गियों के रखने के लिए कौन सा कितनी जगह चाहिए, और उनको प्रतिदिन या प्रति सप्ताह या प्रति महीने किस किस प्रकार आपको उनको भोजन खिलाना है, ये सारी व्यवस्था आपके कुक्कुट प्रबंधन में आ जाएगी। और आपके जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, यानी आपके जितने भी जैविक आपके अपशिष्ट है, यानी जिनको जो अपशिष्ट आपके जीवों द्वारा किए जाते हैं उनका आप निस्तारण किस प्रकार करोगे, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? जैविक अपशिष्ट। ओके मित्रों, यहीं से बात करें कि संतुलित पशु आहार, यानी आप जो अपने पशु है, आपके दुधारू पशु, बिना दुधारू पशु, इनको आप किस प्रकार क्या भोजन खिलाओगे, किस प्रकार आप कांकड़े वगैरह, बाटा वगैरह जो किस मात्रा में और कितनी कितनी मात्रा में आप खिलाओगे ताकि आप अच्छा इनसे जो दूध वगैरह प्राप्त कर सको। तो वो सारी बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पशुचर यानी जब पशु परिचर बन जाओगे तो जगह जगह जाके आप छोटे जो किसान लोग होते, किसान भाई होते, उनको जानकारी दोगे मित्रों। तो उसके लिए पहले अपन को क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। अब यहीं से बात करें कि चारा फसलें, यानी आप जो पशुओं को चारा खिलाते हो वो किस प्रकार का, कितने किलो और प्रतिदिन कितना चारा, और हरा चारा को कितना, सूखा चारा कितना, तो ये इस प्रकार आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जैसे पशु होते हैं तो इनको चराने के लिए किसान लोग आपके जो पशु चराने वाले होते हैं वो आपके चारागाह में जाते हैं। तो चारागाह किस जगह पे होता है और चारागाह क्यों बनाया जाता है और किसके द्वारा बनाया जाता है, ये अपन को पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आपके स्वस्थ व बीमार पशुओं की पहचान क्या है, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में जो पशु है, वो जो आपके पशुचर के पास जो पशु है और आपके पशु जो ग्वाला है उसके पास पशु है, तो उसका अपन को पता होना चाहिए कि वो बीमार है या स्वस्थ है, और बीमार है तो किन कारणों से बीमार है और अपन उसको स्वस्थ किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये अपन को पूरी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। और यहीं से बात करें कि पशुओं में आपके कौन से अंत व बाह्य परजीवी रोग, जैसे बहुत सारे रोग हो जाते हैं पशुओं में, तो उन रोगों का इलाज आप किस प्रकार करोगे। जैसे कभी कभी खुरपका, मुंह पका ऐसे रोग हो जाते हैं, तो इनका आप किस प्रकार इलाज कर पाओगे, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और बात करें कि पशुओं में आपके टीकाकरण, पशुधन के प्रचार प्रसार है, भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य को कैलेंडर, यानी भेड़ बकरियों का जो स्वास्थ्य है वो प्रत्येक महीने में किस किस प्रकार का रहता है और कितने कितने आपके जो चारे की आवश्यकता होती है, तो उस प्रकार की जो सारी जानकारी है मित्रों वो आपको होनी चाहिए। यानी कुल मिला के ये वाला पोर्शन आपको क्या बना देगा भाई मित्रों, यानी एक अच्छा पशु परिचर बना देगा आपको, है ना, जो जिंदगी में कभी भी आपके जीवन में ऐसी दुविधा नहीं आने देगा कि कोई भी पशु बीमार है और आपको उसकी बीमारी का पता न चले। अब यहीं से बात करें कि आपकी ऊन, मांस, दूध व अंडों,
और अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व्यवस्था, यानी आपका इसमें क्या होगा मित्रों कि आपके राजस्थान से बाहर, कहाँ से, राजस्थान से बाहर भारत के संदर्भ में भी देखना कि आपके जो विशेष तौर से आपके जो ऊन, मांस, दूध व अंडों से संबंधित जो आपके टॉपिक दे रखा उसी को देखना, बाकी को नहीं देखना, है ना। तो भारत के संदर्भ में यही है मित्रों आपके पास। अब यहीं से अपन और बात कर लें कि यानी राज्य और भारत वाली बात हो गई, और यहीं से आपके जो व्यक्ति दूध, मांस, अंडे की उपलब्धता और प्रति पशु आपके दूध उत्पादन की क्षमता कितनी है, उसके अलावा आपकी जो पशुओं की ऊन उतारना, यानी जो भेड़ बकरी भेड़ होती है आपके, इनसे ऊन उतारी जाती है, इनसे आपके स्वेटर बनाए जाते हैं। जिसे जम्मू कश्मीर में बात करें कि भेड़ों की जो ऊन होती है वो बड़ी बड़ी ऊन होती है ना। तो इस प्रकार करके आपको कंप्लीट क्या देखना, यानी भारत के संदर्भ में भी आपको मामला देखना। अब यहाँ से बात करें कि आपके ऊन कतरन और भार ढोने वाले पशु, जैसे यहाँ से अपन बात करें कि आपके बैल होते हैं, क्या होते हैं, बैल होते हैं, तो इनके द्वारा भी आपके भार ढोया जाता है बहुत बार बैलगाड़ी वगैरह से आदि से। यहाँ से अपन बात करें वर्मी कंपोस्ट खाद, यानी आप खाद किस प्रकार बना सकते हो, ये वाली प्रोसेस। और बात करें कि पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग, यानी पशुओं के चमड़े का प्रयोग किस किस में किया जाता है, जिसे आपके खाल से क्या क्या बनाए जाते हैं, आपके जूते, वस्त्र, आभूषण, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो इनका आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा पशुओं की उम्र ज्ञात किस प्रकार कर सकते हैं भाई आप, जो पशु हो आपके पास उनकी उम्र आप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हो, ये सब जानकारी मित्रों आपको क्या होनी चाहिए, यानी आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। अब यहीं से अपन बात करें मित्रों कि आप जो ये प्रबंधन कर रहे हो, यानी गौशाला का प्रबंधन, किसका, गौशाला का प्रबंधन, यानी वर्तमान में बहुत सारी गौशाला चल रही, जगह जगह पे गौशाला चल रही गायों को रखने के लिए, यानी इनमें प्रबंधन आप किस प्रकार करवा सकते हो गौशाला के अंदर, ठीक है। अब यहीं से अपन बात करें और कि पशुओं किसमें, यानी आपके जो पशुओं व पर्यावरण में, पशुओं पर्यावरण की हानि, यानी पशुओं को पर्यावरण से किस प्रकार हानि हो रही है, और किस प्रकार आपके जो वर्तमान में गाय वगैरह होती है पॉलीथीन वगैरह खा के, और इनकी किस प्रकार दुर्दशा हो रही है, वह सब जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके आगे बात करें कि पशुओं का बीमा किस प्रकार करवा सकते हो आप। उसके अलावा पशुओं का क्रय विक्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी है, यानी आप कौन से पशुओं को कितने पैसों में बेचोगे, किस प्रकार बेचोगे, ये सारा आपको पता होना चाहिए। बात करें कि पशु मेले, यानी आपके राजस्थान में कौन कौन से पशु मेले हैं, और बात करें कि राजस्थान में पशु गणना को कब हुई है, और इनमें आपके पशुओं की संख्या कितनी है, यानी आपके भेड़ों की संख्या कितनी है, भैंसों की संख्या कितनी है, गायों की संख्या कितनी है, और आपके मुर्गियों की संख्या, जो भी आपके आपके जानवर है, इन सब की जानकारी आपको होना जरूरी। इसके अलावा आपका गौशाला प्रबंधन हो गया, और साफ सफाई का महत्व, यानी आप जब पशुपालन करोगे तो साफ सफाई किस प्रकार रखोगे। उसके अलावा बात करें कि गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, यानी जो पशुपालन के लिए आपके पशुओं का जो गोबर वगैरह होता है उसको एकदम सुव्यवस्थित रूप से किधर रखा जाना चाहिए, जिसे आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जाता है, जिसे रोड़ी, क्या बोलते हैं, रोड़ी, है ना। तो इस प्रकार की अपन को पूरी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। और यहीं से बात करें अपन कि पशुधन उत्पादनों का विपणन, यानी बहुत सारे आपके जो पशुधन जैसे आपके उत्पादन होते हैं, जैसे दही, दूध, मक्खन, घी, इनका विपणन आप किस प्रकार कर सकते हो, और आप किस प्रकार अधिक से अधिक इनसे फायदा उठा सकते हो, ये वाले आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार आपके डेयरी विकास, यानी जो राजस्थान में डेयरियाँ चलती है, इनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और आपका जो पशुपालन विभाग, कौन सा, पशुपालन विभाग की जो प्रमुख योजना है, यानी आपके पशुओं के लिए प्रमुख योजना है, इन योजनाओं को आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार करके मित्रों कंप्लीट आपको क्या पता होना चाहिए, यानी पशुओं के बारे में कंप्लीट होना चाहिए, जिसके आपके 45 क्वेश्चन। और जानकारी के लिए बता दूं मित्रों कि अपनी जो सारांश कॉम्पिटिशन क्लासेज की एकेडमी में, इसमें आपके जो सोमवार से, कब से मित्रों, यानी सोमवार से आपके नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं, और नए बैच में सभी मित्रों को बढ़ चढ़ के भाग लेना। और इतना दावा मैं दिलाता हूं मित्रों कि हमारी जो टीम आपके लिए मेहनत करेगी वो आपके लिए 101% सफलता में कारगर सिद्ध होगी मित्रों। और उसके अलावा बता दें आपके कि ये जो आपके पशुपालन वाला पार्ट है, ये भी हमारी टीम द्वारा स्टार्ट कर दिया गया। इसके अलावा आपका जो अपडेटेड जीके, यानी वर्तमान में जितने जिले बन चुके और जितने घोषणा हो चुकी, जो आपके 53 लगभग जिले हैं, ये आपके अपडेटेड जिले कंप्लीट वाइज आपके चल चुके हैं। और जो भी मित्रगण, अगर आपके पशु परिचर यानी बहुत अच्छी वाली भर्ती है, और शायद आपको 2-3 साल तक वैकेंसी देखने को मिले, और काफ़ी अच्छे पद है, और लगभग आपके 6000 के लगभग पद है मित्रों, है ना। तो बहुत बड़ी
बात होती है अपने आप में 6000 पद होना, और बिल्कुल बेसिक से सिलेबस मित्रों, है ना। कुछ इतना टफ वाला पोर्शन नहीं है, बस आपको बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि साइंस वगैरह आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, बाकी आपके जो मथुरिया वगैरह वाली किताब आती है मैथ की वो पढ़ सकते हो, बाकी आपके जो सामाजिक विज्ञान है वो आपका सामाजिक अध्ययन 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबें आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा हमारी टीम द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है मित्रों कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम दे पाए, और उसके अलावा रेगुलर मित्रों, है ना, जानकारी के लिए बता दो आपकी कि रेगुलर आपको आपके सारांश परिवार में रेगुलर आपको 6 घंटे की क्लासें मिलेगी मित्रों। कितने? 6 घंटे की क्लासें तो रेगुलर मिलनी है। और अगर विशेष परिस्थितियां आ गई मित्रों अपने पास, तो उसमें आपकी क्लासें 6 घंटे से आगे बढ़ाई भी जा सकती है। और जैसा कि हमने एसटीसी के अंदर जब बैच चलाया था, उसमें रेगुलर हमने बिना संडे की छुट्टी किए बिना संडे की छुट्टी किए आपके रेगुलर 6 घंटे की क्लास होती थी मित्रों। उसी प्रकार इसमें हम दावा कर रहे हैं कि आपकी 6 घंटे की क्लासें रेगुलर रहेगी। उसके अलावा अगर विशेष परिस्थितियां पड़ी तो आपके 6 घंटे को आगे बढ़ाया भी बिल्कुल जाएगा। और यहीं से बात करें कि आपके जो जिला लेवल पे, यानी केकड़ी जिला लेवल पे आपके जो साप्ताहिक टेस्ट प्रणाली है वो हमारी चलती रहती है मित्रों। तो आप एक बार अगर कहीं पे भी मैं ये नहीं बोल रहा कि बड़े सारांशी ज्वाइन करो आप, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा मित्रों आप कि एक बार आप डेमो क्लास लेके जरूर देखें, और हमारी टीम का जो प्रयास है उसको एक बार आप परीक्षण जरूर करें। और उम्मीद करते हैं मित्रों कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों।